परिंदों की मंजिल मिलेगी यकीनन, परिंदों की मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर, वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर, ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं, ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। नमस्कार मित्रों, आज के इस तीसरे एपिसोड में विज्ञान के कक्षा 7 के पाठ हम मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी के भाग 3 के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने भाग 1 और 2 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के दैनिक जीवन में उपयोग के बारे में पढ़ा। उसमें कई प्रकार के चीज़ें जो हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, चाहे वह इंटरनेट हो या जनसंचार के साधन हो या परिवहन के साधन हो, ये सभी का उपयोग हम जो भी करते हैं वह प्रौद्योगिकी की ही देन है। और साथ में जनसंचार के क्षेत्र में जो भी क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं वह सब विज्ञान प्रौद्योगिकी की ही देन है। चाहे वह परिवहन हो, चाहे वह हमारा मनोरंजन का साधन हो, चाहे एक देश से दूसरे देश जाने के लिए हमारा परिवहन के साधन हो, या चिकित्सा के क्षेत्र में जो भी क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं, मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि सीटी स्कैन या MRI, अल्ट्रासाउंड या मोबाइल फ़ोन, फैक्स मशीन, ये सब जितनी चीज़ें हैं ये सब हमारे मानव विज्ञान प्रौद्योगिकी की ही देन है। और साथ साथ हमने भाग 2 में औद्योगिक क्रांति और कृषि क्रांति के बारे में भी पढ़ा। तो मित्रों, हमने यह भी पढ़ा कि जनसंचार के क्षेत्र में किस तरह से कंप्यूटर और इंटरनेट ने क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हमारे देश में PM विद्या लागू हुई, जिसके कारण हम आसानी से 12 चैनल पर हम प्रतिदिन शैक्षिक सामग्री को आसानी से देख सकते हैं। या जो भी हमारे उत्पाद हैं, चाहे वह बिजली के क्षेत्र हो या स्टील के क्षेत्र हो, सभी में हमने क्रांतिकारी प्रगति की है। और चाहे वह कृषि के क्षेत्र हो, उसमें भी एक से एक ऐसे हम पारंपरिक चीज़ों से एक आधुनिक संयंत्रों की तरफ बढ़ चुके हैं जो हमारे काम को कम कर देते हैं और हम अधिक से अधिक उत्पादन कर लेते हैं। चाहे वह उर्वरक के क्षेत्र में हो, चाहे वह सब्जियों के क्षेत्र में हो, या चाहे पशुपालन या डेयरी फार्म या औद्योगिक क्रांति, कृषि क्रांति, ये सभी के क्षेत्र में हो, हमने प्रौद्योगिकी के कारण बड़े आसानी से हमने एक क्रांतिकारी विकास किया है। तो एक तरफ जहां हमने विकास किया और सकारात्मक परिवर्तन विज्ञान के कारण हुए, उसी तरह दूसरी तरफ हानियां भी क्रांतिकारियों के कारण, क्रांतिकारी परिवर्तन के कारण हुई है। आगे हम यह पढ़ेंगे कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास से विभिन्न क्षेत्रों में किस प्रकार क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। खास तौर से यदि हम औद्योगिक क्रांति की बात करें तो मेक इन इंडिया भारत सरकार द्वारा वर्ष 2014 में देशी और विदेशी कंपनियों द्वारा भारत में ही वस्तुओं के निर्माण पर बल देने के लिए बनाया गया है। आज हमारे देश में छोटी छोटी मशीनों से लेकर बड़ी बड़ी मशीनों का निर्माण हो रहा है। रेल इंजन हो या हवाई जहाज़ या पानी का जहाज़ या छोटे छोटे वाहन हो या पनडुब्बी हो या बड़े बड़े जलपोत हो या उत्पादक मशीनों हो या मशीन को तैयार करने वाली बड़ी भारी मशीनें, सब हमारे देश में ही बनने लगे हैं। लड़ाकू विमान जो हमारे देश में स्वयं आसानी से उत्पादन होता है, युद्धपोत, पनडुब्बी या अनेक प्रकार के प्रक्षेपास्त्र, चाहे वह छोटी दूरी के प्रक्षेपास्त्र हों या बड़ी दूरी के प्रक्षेपास्त्र हों, जो लंबी दूरी पर, जिसे हम ICBM या इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, अग्नि
ये सब का हो, हमने स्वदेशी निर्माण तकनीक के जरिए स्वयं का निर्माण किया है। विमान भेदी तोपें जो कई प्रकार की होती हैं, इनका भी हमारे देश में स्वदेशी तकनीक के माध्यम से विकास हुआ है। टैंक आदि के निर्माण में भी हम आत्मनिर्भर बन चुके हैं। या अनेक ऐसे कई औद्योगिक क्षेत्र हैं जिसमें रेडियो, टेप रिकॉर्डर, टेलीविज़न और आदि मनोरंजन के साधनों के निर्माण में स्वदेशी औद्योगिकी का प्रयोग हो रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत अग्रणी राष्ट्र की भूमिका निभा रहा है। औद्योगिक क्षेत्र में भारत का स्थान विश्व में 6 प्रमुख राष्ट्रों में हो गया है। आज हमारे विश्व में भारत तीसरे स्थान पर पहुंच चुका है। आजकल हमारे देश में मेक इन इंडिया और लोकल के लिए वोकल पर बहुत ही जोर दिया जा रहा है। आज हमारे देश में मुख्य रूप से हाई स्पीड ट्रेन, बुलेट ट्रेन या मेट्रो ट्रेन का निर्माण भी हमारे देश में ही हो रहा है। यदि हम जनसंचार क्षेत्र में क्रांति की बात करें तो ईमेल की बात हो, कंप्यूटर की बात हो, इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा की बात हो जिसे हम ईमेल कहते हैं, या इंटरनेट की बात हो, इसका विकास बहुत तेज़ी से हुआ है। इससे जनसंचार क्षेत्र में क्रांति आ गई है। कंप्यूटर, ईमेल और इंटरनेट क्या है, इसके बारे में आइए हम विस्तार से जानते हैं। यदि हम कंप्यूटर की बात करें तो हम कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसमें अनेक उपयोगी एवं जटिल कार्य सरलता से संपन्न किए जा सकते हैं। व्यापक स्तर पर कंप्यूटरों का उपयोग रेल आरक्षण, आंकड़ों का रखरखाव, गणना, टाइप आदि अनेक प्रकार के कार्य करने में किया जाता है। यदि हम इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट एक कंप्यूटर की नवीनतम प्रणाली है। विश्व के हजारों छोटे छोटे कंप्यूटर नेटवर्क टेलीफोन लाइन से जोड़ दिए जाते हैं। टेलीफोन की सहायता से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्क को हम इंटरनेट कहते हैं। इसकी सहायता से हम कमरे में बैठे विश्व के विभिन्न देशों तथा किसी भी विषय से संबंधित सूचनाएं एवं आंकड़े हम पल भर में प्राप्त कर सकते हैं और इनका संग्रह भी हम कर सकते हैं। इंटरनेट की स्पीड बढ़ते बढ़ते हम 2G से 3G, 3G से 4G और 4G से हम 5G तक पहुंच गए हैं, जिसमें दूरस्थ व्यक्तियों से वीडियो कॉलिंग बहुत सरल तरीके से की जा सकती है। कई नवीन पुस्तकें भी हम इंटरनेट के माध्यम से पढ़ सकते हैं। यदि हम इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा या ईमेल की बात करें तो यह कंप्यूटर एवं इंटरनेट आधारित संचार की महत्वपूर्ण युक्ति या साधन है। इसके द्वारा कृत्रिम उपग्रहों के माध्यम से अन्य देशों के कंप्यूटरों को सूचना, संदेश आदि का आदान प्रदान किया जा सकता है। यह एक देश से दूसरे देश को संदेश भेजने का सबसे सस्ता साधन है। जैसे भारतवर्ष से अन्य देशों में किसी भी संदेश अत्यंत कम व्यय पर पल भर में भेजा जा सकता है। यदि हम मोबाइल फ़ोन और एवं स्मार्टफोन की बात करें तो मोबाइल फ़ोन का जनसंचार के क्षेत्र में व्यापक योगदान है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। यह टेलीफोन की तरह बात करने के अलावा कई अतिरिक्त सेवाओं के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे संदेशों के आदान प्रदान के लिए SMS, गेम खेलने के लिए, आवाज़ को संरक्षित रखने के लिए जिसे हम वॉइस रिकॉर्डर कहते हैं, वीडियो बनाने व देखने के लिए, फ़ोटो खींचने के लिए, वीडियो कॉलिंग, अपनी भौगोलिक स्थिति जानने के लिए तथा GPS जिसे हम ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम कहते हैं, इसका उपयोग करने के लिए, अपनी पृथ्वी पर स्थिति जानने के लिए, बैंक द्वारा पैसे का हस्तांतरण करने के लिए हम कई प्रकार के ऐप का प्रयोग करते हैं जो हमारे कंप्यूटर या मोबाइल के गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध हैं। ऐसे मोबाइल फ़ोन और स्मार्टफोन में ऐसे कई साधन हैं जिसका उपयोग हम आसानी से कर सकते हैं। यह सब प्रौद्योगिकी की ही देन है। यदि हम आगे कृषि के क्षेत्र की बात करें तो हम देखेंगे तो पाएंगे कि जनसंख्या विस्फोट से भूमि पर दबाव बढ़ा है, क्योंकि जनसंख्या तेज़ी से बढ़ी है, जिसके कारण खाद्यान्न की समस्या मानव के लिए
एक विशेष प्रकार की चुनौती के रूप में खड़ी हो गई है। किंतु खेती के क्षेत्र में अर्थात कृषि के क्षेत्र में वैज्ञानिक आविष्कारों जैसे ट्रैक्टर, अच्छे प्रकार के हल, ट्यूबवेल, कीटनाशक दवाओं, उन्नत कोटि के बीज, रासायनिक उर्वरकों के आदि के प्रयोग से कृषि उपज में पर्याप्त वृद्धि हुई है। इसके फलस्वरूप हम अपनी बढ़ी हुई जनसंख्या को पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराने के साथ साथ विदेशों को भी खाद्यान्न निर्यात करने में सफल हुए हैं। यह सब कृषि की नई तकनीकी जैसे हाइड्रोपोनिक्स जो जल में खेती की जाती है, जिसे हम एक्वापोनिक्स भी कहते हैं, या हम बिना मिट्टी के भी अब खेती कर सकते हैं, कृषि कार्य कर सकते हैं। यह सब हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी की ही देन है। यदि हमारे पास जगह नहीं उपलब्ध है तो किचन गार्डन के रूप में भी हम इसको विकसित कर सकते हैं। ईंधन की बात करें तो पहले हम पेड़ की सूखी पत्तियां, गोबर से तैयार उपले, लकड़ी, कोयला और मिट्टी का तेल आदि बहुत पहले से ईंधन के प्रमुख स्रोत रहे हैं। पहले हम इसी का उपयोग करते थे। इनके प्रयोग से बहुत अधिक समय तथा अधिक मेहनत लगती थी, जो इकट्ठा करने के लिए हम बहुत अधिक परिश्रम करते थे। वर्तमान में ऐसे कई संसाधन हैं जिसका उपयोग हम आधुनिक तकनीकी या प्रौद्योगिकी के जरिए हम ईंधन के लिए करते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा अधिक प्रदूषण भी नहीं होता या यह प्रदूषण मुक्त होता है। जैसे वर्तमान में पेट्रोल, डीजल, खाना पकाने की गैस, जिसे हम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं, जिसका नाम LPG है। LPG की बात करें तो यह मुख्य रूप से घरेलू किचन में या अन्य जगहों पर यह गैस सिलेंडर के रूप में उपयोग होता है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हम जैसे CNG जिसे हम कहते हैं, इसका उपयोग भी, इस ईंधन का उपयोग बड़े पैमाने पर उत्पादन हो रहा है। इसका प्रयोग हम मुख्य रूप से खास तौर से परिवहन के क्षेत्र में करते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान तक इनके आवागमन के लिए उत्तम साधन उपलब्ध हैं और हम CNG का प्रयोग पेट्रोल और डीजल के बदले करते हैं। वर्तमान में इनके प्रयोग से समय और परिश्रम अर्थात मेहनत दोनों की बचत होती है। फलस्वरूप ईंधन के क्षेत्र में नई क्रांति आ गई है। यदि हम चिकित्सा के क्षेत्र की बात करें तो चिकित्सा के क्षेत्र में भी बहुत तीव्र गति से विकास हुआ है। हैजा, मियादी बुखार आदि के सफल इलाज हेतु नई औषधियों की खोज हुई है, अर्थात नई दवाइयों की खोज हुई है और इनके पर्याप्त उत्पादन भी हो रहा है। चेचक, हैजा, काली खांसी, पोलियो, टीबी तथा कोविड-19 की रोकथाम हेतु उपयुक्त प्रतिरोधी टीकों का विकास हुआ है। अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, इंडोस्कोपी, MRI आदि का शरीर के अंदरूनी भागों की जांच में प्रयोग हो रहा है। इनसे घातक बीमारियों की रोकथाम में तीव्र गति से सफलता मिली है। फलस्वरूप चिकित्सा के क्षेत्र में नई क्रांति आ गई हो। यदि हम नई तकनीक की बात करें या नए संयंत्रों की बात करें तो अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, इंडोस्कोपी, MRI ये सब मशीनें चिकित्सा के क्षेत्र में एक नई क्रांतिकारी परिवर्तन ले आई हैं। तो मित्रों, आज के इस तीसरे एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।